तो क्या हालचाल दोस्तों। चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करते हैं। ये है अरस्तू, है ना। अरस्तू से बारे में आप बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़न बहुत होता है इस टॉपिक पर। ठीक है, अरस्तू को कभी प्लेटो से कंपेयर करने लगते हैं, कभी लॉक से कंपेयर करने लगते हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं। आज हम लोग अरस्तू के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या अवधारणाओं को पेश करते थे। थोड़ा सा ये जो टॉपिक रहेगा थ्योरेटिकल रहेगा और आप लोगों के फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप में, तो आपको जो 481 रुपए का बैच कोर्स मिल रहा है वो सीमित ऑफर, जो 55% का ऑफ हम लोगों ने रखा था, वो आज तक ही वो ऑफर सीमित रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद अरस्तु आएंगे। ठीक है, अरस्तु की विचारधाराएं अपने आप में अलग प्रकार की विचारधाराएं थी, जो आज भी हमारे राजनीतिक पद्धति में कहीं ना कहीं इनका महत्व जो है वो देखने को मिलता है ना। शुरुआती दौर इन्होंने राजनीति का दिया था। इन्होंने एक पिक्चर जो क्रिएट करी वो आज भी उसके बारे में देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है। अरस्तु के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में महान हैं, और ये जो विचार हैं वो एक के बाद एक आपके सामने आएंगे। इनका आप मजा लेंगे और उसके आधार पर जो कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मृत्यु और जन्म की बात करें तो अरस्तु का जो जन्म होता है वो 384 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 384 ईस्वी पूर्व में होता है, और स्टेजाइरा यूनान में इनका जन्म होता है। मृत्यु की अगर बात करेंगे तो 322 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु भी होती है। स्टैगरा ग्रीस में आपको इनका जन्म याद रखना है ना। और मृत्यु इनकी 322 बीसी में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यूनानी नगर राज पॉलिस प्रणाली का काल ये रहता है ना। यूनान में नगर राज्य पद्धति जो है वो विकसित होती है, पॉलिस प्रणाली का काल यहाँ पर रहता है। एरा ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स या इसे माना जाएगा। बेसिकली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस समय की इस तरीके की थी। वैचारिक झुकाव की बात करें तो वहां पर रियलिटी की बात होती थी और अनुभववाद के आधार पर चीजों को रखा जाता था। वैचारिक अब जो झुकाव है या सामाजिक जो पद्धति है उसके माध्यम से एक विचारधारा, एक विचारक की जो है वो डेवलप होती है। जो वो देखता है वो अपने विचारों में वो समाहित करता है, उस चीज को इंक्लूड करने का काम करता है। अच्छा, एक लाइन में अगर देखें तो अरस्तु ने राज्य को नैतिक संस्था माना था। श्रेष्ठ शासन का व्यवहारिक विश्लेषण जो है वो अरस्तु के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, मुख्य अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, मेजर वर्क्स की बात करें, तो पॉलिटी जो है ना, राजनीति, राज्य, संविधान और शासन के प्रकार, है ना, शासन के प्रकार से एक तरह से मेजर जो वर्क्स माने जाएंगे। राजनीति में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से सारी चीजें लिखी थी। राजनीति जो इनका ये ग्रंथ था ना, आज भी पॉलिटी का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। निकोमेन एथिक्स एक और ग्रंथ है। अच्छा, पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या क्या लिखा है, यहां पर राज्य के बारे में, संविधान के बारे में और शासन के प्रकारों के बारे में इन्होंने वर्णित किया है। निकोमन एथिक्स एक इनका दूसरा, जहां पर इन्होंने एथिक्स के बारे में कुछ ना कुछ नैतिकता के बारे में इन्होंने बातें की हैं, जिसमें सद्गुण आता है, न्याय की अवधारणा आती है और नैतिक जीवन में किस तरीके का जीवन जो है वो जिया जाता है उसके बारे में अवधारणाएं अरस्तु की यहां पर इंक्लूड करी जाती हैं इनकी निकोमन एथिक्स वाले वर्क्स में। ठीक है, उसके बाद अगला जो नंबर आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस नाम से, है ना। ये संविधानात्मक अध्ययन इन्होंने किया। आपको भी पता है अरस्तु ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस इनकी किताब। मेटाफिजिक्स भी याद रखना है, ये तत्व मीमांसा का कारण, मेटाफिजिक्स और थ्योरी ऑफ द कॉजेस, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी। अब रिसेंट एग्जामिनेशंस में ये वाली किताब भी पूछी इनकी जाती है, मेटाफिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जो आधार यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलोसफिकल बेस आखिर क्या था। तो मनुष्य ने स्वभावता, इन्होंने मनुष्य को क्या बनाया, सामाजिक प्राणी बनाया। मनुष्य पूरी तरह से कैसा होगा, सामाजिक प्राणी होगा। ठीक है, आधार इसका तर्क, यहां पर आधार इसका क्या होगा, नैतिक और तर्क संगत आधार होगा। मॉरल एंड टेक्नोलॉजिकल या टेलियोलॉजिकल बेसिस के आधार पर ये सारी तार्किक होगा सब कुछ, नैतिक और तार्किक। ठीक है, दृष्टिकोण अगर देखेंगे तो ये रियलिटी और अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण को ये प्रतिपादित करने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर राज्य की अवधारणा देखें तो राज्य जो है ना वो नागरिकों का एक नैतिक समुदाय है। परिभाषा इन्होंने जो दी थी राज्य की वो क्या है, राज्य नैतिक समुदाय है। किसका? नागरिकों का। नागरिकों का नैतिक समुदाय राज्य होगा, ऐसा इन्होंने कहा।
एम यहाँ पर ये है अटेनमेंट, है ना, अटेनमेंट ऑफ द गुड लाइफ, एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। ये राज्य के बारे में अवधारणा। राज्य बनाम समाज की इन्होंने एक बात की कि सर्वोच्च रूप, राज्य जो है वो समाज का सर्वोच्च रूप के रूप में स्थापित होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी अवधारणा अरस्तु के द्वारा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो एक पॉइंट आया कि सत्ता और सत्ता के बारे में ये क्या कहते हैं, अधिकार और संप्रभुता के बारे में क्या कहते हैं। तो सत्ता इन्होंने बताया कि कानून और नैतिकता से नियंत्रित होगी, किससे, कानून से भी और नैतिकता। बहुत ज्यादा इन्होंने रोल अपना, एक तरह से इन्होंने अपना नैतिकता जो विकास था, नैतिकता जो विचारधारा थी उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, महत्वपूर्ण माना था। संप्रभुता का स्थान इन्होंने कानून में ही निहित माना था। सीमाएं जो है ना वो सीमित सत्ता, है ना, सीमित सत्ता मतलब लिमिटेड अथॉरिटी की बात यहाँ पर ऐसी होगी। इस तरीके की चीजें इन्होंने प्रतिस्थापित की, अगर हम लोग सत्ता, अधिकार और संप्रभुता की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद ये शासन के अगर प्रकार की बात करें तो इन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संविधात्मक शासन की अवधारणा इन्होंने पेश की। शासन के प्रकार में राजतंत्र और कुलीन तंत्र देखने को मिला। इनका जो विकृत रूप है ना, राजतंत्र का जो विकृत रूप है वो तानाशाही था, और कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप था वो क्या माना इन्होंने, लोकतंत्र को इन्होंने कुलीन तंत्र का विकृत रूप माना था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विकृत रूप भी बहुत बार पूछा जाता है, शासन के प्रकार और उनके विकृत रूप दोनों ही बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन के फेवरेट बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आया, श्रेष्ठ शासन इन्होंने किसको माना, तो मध्य वर्ग आधारित, है ना, पॉलिटी बेस्ड ऑन द मिडिल क्लास को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था। लोकतंत्र पर दृष्टि रखते थे, सीमित समर्थन इसका इन्होंने किया था, क्वाइट सपोर्ट इन्होंने डेमोक्रेसी का भी किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने सीमित समर्थन लोकतंत्र का किया था। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा भी इन्होंने ही दी थी, लेकिन सीमित समर्थन भी कर रहे थे। मध्यम वर्ग के आधार पर, मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग शासन की व्यवस्था की ये वकालत करते हुए पाए गए, ठीक है। लॉ और कानून और न्याय के संबंध में क्या इनके विचार हैं, तो कानून को इन्होंने तर्क संगत आदेश के रूप में स्थापित किया। लॉ इज अ रीजन ऑफ फ्री फ्रॉम पैशन, है ना, तर्क संगत आदेश होना चाहिए, पैशन के आधार पर नहीं होना चाहिए। प्रथा और विवेक, है ना, स्रोत इसका प्रथा भी होना चाहिए, कस्टम और रीजन, विवेक के आधार पर भी हम लोगों को कानून और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। बहुत बार पूछा जाता है। न्याय के बारे में इन्होंने बताया वितरणात्मक, बहुत बार पूछा गया है ये वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई, तो ये अरस्तु के द्वारा। सुधारात्मक न्याय, एक करेक्टिव जस्टिस और एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दो प्रकार के जस्टिस की अवधारणा अरस्तु के द्वारा ही दी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ये स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता कानून के भीतर है, ऐसा इन्होंने माना। समानता, समान के साथ समान व्यवहार होगा, वो समानता कहलाएगा अरस्तु के हिसाब से। और अधिकार जो है वो राज्य आधारित होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने नहीं माना था, जैसा कि हमारे हॉब्स और इसके अलावा लॉक मानते थे। प्राकृतिक जो अधिकार की अवधारणा है वो इन्होंने नहीं मानी थी। इन्होंने कहा राज्य आधारित अवधारणा होनी चाहिए, ठीक है। अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा आधारित है, ना कि प्रकृति के आधार पर, ठीक है। व्यक्ति राज्य संबंध के बारे में ये क्या कहते थे, संबंध राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व है, राज्य स्थापित होगा सबसे पहले, स्टेट प्रायर है, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिकता अगर देखें तो राज्य यहाँ पर सर्वोपरि है, ऐसी अवधारणा इन्होंने दी। और नैतिकता के द्वारा सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नैतिकता यहाँ पर एक सीमा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। अगर आर्थिक विचार की बात करें तो निजी संपत्ति का ये समर्थन करते हुए पाए गए। राज्य की भूमिका संतुलन और न्याय की भूमिका है। मध्यम वर्ग को इन्होंने महत्व देने का भी कार्य किया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, शिक्षा और धर्म और नैतिकता के बारे में, शिक्षा जो है वो सद्गुण के विकास के लिए जरूरी है, एजुकेशन फॉर द वर्चू का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। नैतिक जीवन का सहायक धर्म को माना था, और राजनीति का आधार जो है इन्होंने नैतिकता को माना था, ये आपको याद रखना है। इनकी आलोचना क्यों होती है, तो दास्ता का ये समर्थन कर रहे थे, कहीं ना कहीं आधुनिक मूल्यों के विरुद्ध इन्होंने दास्ता को प्रमाणित कर दिया था, है ना। दास्ता समाज का अनिवार्य अंग है, पैदा होते ही इंसान जो है वो दास या शासक होने की उसके अंदर गुण आ जाते हैं। लोकतंत्र का ये विरोध करते हुए पाए गए, सीमित दृष्टि से सहयोग कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं इनकी आलोचना का कारण बना। हिस्ट्री को एक विषय के रूप से, विषयक दृष्टि, पक्षपाती रूप से इन्होंने जेंडर बाइज्ड चीजें पेश की थी, इस वजह से भी इनकी
आलोचना करी जाती है। ठीक है, इनकी आलोचना इस वजह से भी किया जाता है। अच्छा, योगदान और प्रभाव की अगर बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के जनक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक तरह से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था, तो एक कंपैरिजन इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया, इस वजह से इनको क्रेडिट दिया जाता है। रोमन मध्यकालीन और आधुनिक चिंतन में इनका एक तरह से इन्फ्लुएंस देखने को मिला। महत्व अगर देखें तो व्यवहारिक और राजनीतिक विश्लेषण महत्व रहा, पॉलिटिकल जो एक तरह से एनालिसिस है वो इसका महत्व रहा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समकालीन अगर देखें अभी आज के इनके जो विचार हैं आज की राजनीति में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो इनका लोकतंत्र, संतुलित शासन की बात लोकतंत्र में जो इन्होंने की आज भी देखने को मिलती है। कानून का शासन की बात इन्होंने जो संविधान के हिसाब से कानून बने उसकी बात आज भी देखने को, आज भी प्रासंगिक है। ये मानवाधिकार मतलब नैतिक राज्य की अवधारणा की जो ये बात करते थे वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार के रूप में आज हमारे समाज में, हमारे राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो अरस्तु और प्लेटो में और साथ साथ में अरस्तु और हॉब्स में क्रिएट होता है, जहां पर जिन्होंने कहीं ना कहीं प्राकृतिक अधिकारों की बात करी थी उन पे एक थोड़ा सा हम कंपैरिजन आपके लिए लेकर के आए। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा, आपको इसे, इसके बारे में जो रेटिंग वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहले तो आता है दृष्टि। अगर हम लोग अरस्तु की बात करें तो ये रियलिटी पर आधारित बात कर रहे थे, लेकिन प्लेटो जो है वो आदर्शवाद पर, आइडियलिज्म के आधार पर ये चीजों को रख रहे थे। ठीक है, आदर्श राज्य की स्थापना, दार्शनिक राजा, इस तरह की चीजें जो है वो प्लेटो दे रहे थे, लेकिन रियलिटी पर बात कौन कर रहा था? अरस्तु। राज्य के बारे में क्या कह रहे थे अरस्तु? तो राज्य को इन्होंने प्रैक्टिकल बताया था, रियलिटी पर बेस्ड है तो प्रैक्टिकल ही बताया था, लेकिन जो प्लेटो है इन्होंने आइडियल स्टेट की अवधारणा दी थी, आदर्श राज्य की अवधारणा इन्होंने दी थी। लोकतंत्र के बारे में देखा तो इन्होंने सीमित समर्थन अरस्तु ने किया था और प्लेटो तो है इसका विरोध ही करते हुए पाए गए। ठीक है, प्लेटो आदर्श राज्य की, दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, लोकतंत्र के विरोधी रहे प्लेटो, लेकिन सीमित समर्थन अरस्तु ने प्रदान किया था। अगर हम लोग हॉब्स की बात करें तो मानव स्वभाव के बारे में तो अरस्तु और हॉब्स के विचार थे, वो मानव स्वभाव जो है वो मनुष्य से एक सामाजिक प्राणी है ऐसा अरस्तु कह रहे थे, लेकिन हॉब्स कह रहे थे कि मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है, हिंसक है, बर्बर है, इस तरह का मनुष्य है। अगर राज्य की बात कर रहे थे तो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित करने का काम किसका था? अरस्तु का था, लेकिन सुरक्षा तंत्र के रूप में हॉब्स ने राज्य को स्थापित किया था कि यह अधिकारों, संपत्ति और बाकी सारी चीजों की सुरक्षा करेगा। सारी अधिकार आपको किसको दे देने हैं? राज्य को, मतलब राजा को या निरंकुश राजा को दे देना है, जो आपके सारी चीजों को निर्धारित करने का काम करेगा, ऐसा हॉब्स कहते थे। सत्ता के बारे में बात अगर करें तो सत्ता सीमित होनी चाहिए ऐसा अरस्तु कहते थे, लेकिन उसी के कॉन्ट्रेरी, इसी के बिल्कुल उल्टा हॉब्स के विचार थे, जिन्होंने कहा सत्ता पूरी तरह से निरंकुश होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्ता कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह से निरंकुश होनी चाहिए। महत्वपूर्ण अगर कथन की बात करें तो मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है ऐसा अरस्तु के द्वारा कहा गया। कानून भावना रहित तर्क होना चाहिए, रीजन फ्री फ्रॉम पैशन। लॉ जो है वो हमारा भावनाओं से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है, ऐसी भी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? अरस्तु, है ना, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। सेबाइन ने ऐसा इनके बारे में कहा था, जो कि आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के अरस्तु का चिंतन जो है वो व्यवहारिक, नैतिक और संतुलित रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा? व्यवहारिक भी रहेगा, ये प्रैक्टिकल रहेगा, रियलिटी पर बेस्ड रहेगा, नैतिक भी रहेगा और एक बैलेंस भी, संतुलन भी ये क्रिएट करके रखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए लास्ट में अगर हम लोग देखें तो आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें अरस्तु की मध्यम मार्ग की नीति आज भी ये प्रासंगिक होती है। जो मिडिल क्लास को प्रायोरिटी इन्होंने दी थी, ये आज भी प्रासंगिक विषय वस्तु है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, ये रहा आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज। आपको अरस्तु के बारे में इसमें पूरा डिटेल पता चल गया होगा। ठीक है, इसी तरह के बूस्टर डोज आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा अगला कौन सा विचारक आपको इसी तरीके से डिटेल में कवर करना है, जहां पर एक वीडियो के माध्यम से उस विचारक की संपूर्ण अवधारणाओं को हम लोग एक ही जगह पर याद कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं किया है तो आज अंतिम दिन है, 55% ऑफ आज से समाप्त हो जाएगा। आप 12 बजे तक इसमें एनरोल कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।